नमस्कार बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो क्लास 9 का चैप्टर नंबर 11 कार्य तथा ऊर्जा हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, देखो यार कुछ कमेंट्स आए थे मेरे पास कि चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करा दो सर। तो यार चैप्टर नंबर 2 जो है ना थोड़ा थ्योरेटिकल चैप्टर है, उसको मतलब थ्योरी है उसमें। तो मैंने सोचा कि पहले तुम्हारा ये जो फिजिक्स वाले चैप्टर्स हैं इंपॉर्टेंट जिसमें से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आते हैं ये खत्म करा दूं। ठीक है, तो पहले मैं ये करा दूंगा जिसमें हम कार्य के ऊपर एक वीडियो बनाएंगे, ऊर्जा के ऊपर 2 वीडियो हैं। ठीक है, क्योंकि ऊर्जा थोड़ा बड़ा टॉपिक है। और इसके बाद जो चौथी वीडियो होगी इसी चैप्टर की वो न्यूमेरिकल्स को लेकर होगी, क्योंकि तुम लोग बहुत कमेंट करते हो यार कि सर न्यूमेरिकल्स करा दो। तो मैं सोच रहा हूँ अब से जितने भी फिजिक्स के चैप्टर होंगे उनके लिए न्यूमेरिकल्स की एक अलग वीडियो बना के दे दूंगा। ठीक है, जिसमें सारी एक्सरसाइज भी सॉल्व कर लेंगे हम और साथ साथ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं ज़्यादातर एग्जाम में वो भी कर लेंगे। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम कार्य को स्टार्ट कर लेते हैं। कार्य क्या होता है? देखो कार्य जो है, ये जो कार्य है ये आपकी हिंदी वाला कार्य नहीं है भाई। ठीक है, जो आप घर में काम करते हो या हम बोलते हैं कि हमने इतना काम करा उतना काम करा, ये वो कार्य नहीं है। सबसे पहली बात तो अपने मन से ये निकाल देना। बच्चे ये समझते हैं कि कार्य है तो भाई जो काम करते हैं वही है, ये वो नहीं है। ठीक है, अगर हम किसी भी कार्य को साइंटिफिक नज़रिए से देखेंगे, यानी कि वैज्ञानिक दृष्टि से अगर आप देखोगे किसी भी कार्य को, तो उसके लिए 2 कंडीशंस होना बहुत ज़रूरी है। पहली कंडीशन ये है, चलो एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक वस्तु है, कोई भी एक बॉक्स है, एक डब्बा है। ठीक है, इसके ऊपर हमने एक बल लगाया जो F न्यूटन का बल था। यहाँ तक समझ में आया आपको? ये बल कैसा है? ये F न्यूटन का बल है और ये नियत बल है। नियत का मतलब जो फिक्स्ड रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा। बात समझ में आई आपको? एक वस्तु है जिसके ऊपर हमने क्या लगा दिया? एक बल लगा दिया। एक बल लगाया, इसकी जो पहले जो स्थिति थी, यानी कि जो इसकी पहले पोजीशन थी वो A थी, उसके बाद जो इसकी स्थिति है वो है B, यानी कि अब बाद में जो इसकी पोजीशन हो गई वो क्या हो गई? B। तो ये जो वस्तु हुई A से लेकर B तक आ गई। मान लो A से B तक का जो डिस्टेंस है वो है S मीटर। बात समझ में आई आपको? तो अब यहां से कार्य करते हैं, होता क्या है? देखो कार्य साइंटिफिक वैज्ञानिक दृष्टि से कार्य ये है कि जब भी किसी वस्तु के ऊपर बल लगेगा और उसमें थोड़ा सा भी विस्थापन होगा तब हम बोलेंगे कि क्या हुआ है? हमारा कार्य हुआ है। बात समझ में आई आपको? जब भी किसी वस्तु के ऊपर F न्यूटन या फिर किसी मतलब कोई भी एक बल लगे और उसमें थोड़ा सा भी विस्थापन हो जाए तब हम बोलेंगे उसे कार्य हुआ। ये 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या? बल लगना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या? विस्थापन होना चाहिए। और ये कंडीशन भाई होनी चाहिए। अगर दोनों में से एक भी कंडीशन नहीं होती है तो हम बोलेंगे कार्य नहीं हुआ है। कार्य कैसा है? वहां पर शून्य है। एग्जांपल दे दूंगा, अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखो जैसे मान लो आप ट्रक पे धक्का लगा रहे हो, आप छोटे से बच्चे हो। ठीक है, ट्रक पे धक्का लगा रहे हो। ठीक है, मतलब ट्रक खड़ा हुआ, आप पीछे से धक्का मार रहे हो, तो क्या आप ट्रक को विस्थापित कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, लेकिन आपने बल तो लगाया, ये चीज तो करी आपने, लेकिन ये चीज नहीं हुई। ठीक है, अगर हम फॉर्मूला के हिसाब से देखें तो सबसे पहले तो देखो कार्य को हम W से लिखते हैं। ठीक है, कार्य को हम W से लिखेंगे, मतलब इंग्लिश में ये वर्क होता है। कार्य को W से लिखेंगे तो कार्य का जो फॉर्मूला होता है वो होता है W = F × S। ठीक है, W = F × S, यानी कि F गुणा में S। ठीक है, F क्या है? एक नियत बल है। S क्या है? वस्तु का विस्थापन, यानी कि वस्तु कितनी विस्थापित हुई है। ठीक है, जहां पर आप F को न्यूटन में रखेंगे, ठीक है, और S को हमेशा मीटर में रखना है, चाहे किलोमीटर में हो, किसी में भी हो। ठीक है, F को हमेशा न्यूटन में रखना है, S को हमेशा किस में रखना है? मीटर में। तो कार्य की जो SI यूनिट होगी, यानी कि SI मात्रक होगा, वो क्या हो जाएगा? मैंने आपको बताया, अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी है तो आपको पता होगा कैसे निकालते हैं SI मात्रक। नहीं देखी तो सुन लो। देखो जो भी इसके फॉर्मूला में लिखा होता है उनके SI मात्रकों को लिख दो। F का SI मात्रक क्या होता है? न्यूटन, हमने न्यूटन लिख दिया। S का S यानी कि जो विस्थापन है, एक दूरी है। ठीक है, तो दूरी का SI मात्रक क्या होगा? मीटर होगा। तो इसका SI मात्रक क्या होगा? कार्य का न्यूटन मीटर। ठीक है, आप SI मात्रक, कार्य के SI मात्रक को क्या बोलेंगे? न्यूटन मीटर बोलेंगे। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो इसका दूसरा SI मात्रक जूल हो सकता है। तो यहां से आपसे 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, कि कार्य के SI मात्रक को हम दूसरे किस रूप में लिख सकते हैं। मान लो आपको वहां पर ये ऑप्शन दे रखा हो या ये दे रखा हो, वैसे तो ज्यादातर ये यूज करते हैं क्वेश्चन के अंदर, तो ये ऑप्शन दे रखा होगा। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए 1 नंबर में आ सकता है कि कार्य का जो SI मात्रक है उसे हम किस और तरीके से दर्शा सकते हैं, तो ये ऑप्शन होगा, इस पर टिक कर देना। ठीक है, समझ गए आप? तो किस तरीके से करना है? तो कार्य होने के लिए हम क्या कहेंगे कि कार्य होने के लिए किसी भी वस्तु पर बल लगना चाहिए। ठीक है, और साथ में उसका विस्थापन होना चाहिए। अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कि मान लो हमने बल तो लगाया लेकिन विस्थापन नहीं हुआ, तो कार्य कैसे नहीं होगा? देखो कैसे नहीं होगा। आपने मान लो उसके ऊपर F न्यूटन का बल लगा दिया। ठीक है, चलो इसी को यहां पर लिख लेते हैं। कार्य = क्या होता है? F, यानी कि आपने F न्यूटन का बल तो लगा दिया, लेकिन आपके जो विस्थापन है वो क्या है भाई? शून्य ही तो है। विस्थापन थोड़ी ना बढ़ी है, यानी कि उसका जो विस्थापन है वो तो वो शून्य है, तो कार्य शून्य नहीं हो जाएगा, ये चीज 0 नहीं हो जाएगी। बताओ, F × 0 पूरा ही 0 हो गया। समझ में आया आपको? तो यानी कि हमें यहां से ये पता चलता है कि अगर दोनों में से कोई भी एक कंडीशन 0 होगी तो कार्य क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। चाहो तो उसको रख के देख लो। देखो मान लो ये 0 हो जाए और मल्टीप्लाई हम कर दें S से। ठीक है, मान लो ये 0 हो जाए, मल्टीप्लाई कर दें S से,
ये तो जीरो हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि या तो बल या दोनों में से, मतलब बल या विस्थापन दोनों में से अगर कोई एक चीज जीरो होगी तो उस केस में हम क्या कहेंगे कि क्या हुआ है, हमारा कार्य बिल्कुल भी नहीं हुआ है। ठीक है, और कंडीशन ये है कि जिस दिशा में आप बल लगा रहे हो उसी दिशा में विस्थापन होना चाहिए। जिस दिशा में आप बल लगा रहे हो उसी दिशा में विस्थापन होना चाहिए, तब जाकर हमारा जो कार्य है वो पॉजिटिव आएगा, यानी कि प्लस का आएगा। ठीक है, अगर उस दिशा में नहीं है तो अभी उसके भी केस हम पढ़ेंगे कैसे कैसे होता है। ठीक है, यहां पर जो दोनों के बीच का जो एंगल होगा, देखो एंगल को लेकर बड़ी बात होती है यहां पर, तो बल और विस्थापन के बीच का एंगल। ठीक है, आपने क्या करा, इधर से बल लगाया, इधर ही विस्थापन हुई, इधर से बल लगा रहे हो, इधर ही विस्थापन हो रही है, यानी कि एक लाइन इस तरीके से, ठीक है, सॉरी, एक लाइन ऐसे है, एक लाइन ऐसे है, दोनों के बीच का एंगल कितना होता है, जब भी दो पैरेलल लाइन होती है दोनों के बीच का एंगल कितना होता है, पैरेलल क्या बोलोगे आप इसे यार, मतलब जब भी दो लाइन एक ही डायरेक्शन में होती है, यानी कि जब भी दो रेखाएं बिल्कुल सेम दिशा में होंगी तो उनके बीच का जो एंगल, यानी कि जो उनके बीच का कोण है वो कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया आपको। तो ऐसे करके भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि जब एंगल यानी कि दोनों के बीच का कोण, यानी कि विस्थापन और बल के बीच का कोण 0 है, ठीक है, बल और विस्थापन के बीच का कोण 0 है, तब उस समय पर कार्य धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा, यानी कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। इस तरीके से क्वेश्चन हमसे पूछ लेते हैं। तो मैंने आपको पहला केस करा दिया है, जब दोनों के बीच का एंगल 0 हो उस केस में जो हमारा वर्क यानी कि जो कार्य होता है वो कैसा आता है, पॉजिटिव आता है। ठीक है, कार्य का SI मात्रक न्यूटन मीटर जूल। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। आपके NCERT में वो दे रखी है, एक्टिविटी दे रखी है, एक टेबल है, टेबल के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, उसे बल लगाओ उस पर, उसे थोड़ा सा सरका दो, तो वही तो मैंने आपको कराया है। ठीक है, वही तो कराया है कि हम क्या करेंगे, किसी पे F न्यूटन का बल और वो थोड़ा सा विस्थापित हो जाएगा तो हम बोलेंगे कार्य। ठीक है, चलो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो अब अगला जो टॉपिक है हमारा वो है हमारा इसके जो भी हमारे वर्क हो, मतलब इसके जितने भी पार्ट होते हैं, यानी कि नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। ठीक है, किस किस केस में हमारा जो कार्य है वो पॉजिटिव होता है, किस केस में नेगेटिव होता है, ठीक है, और किस केस में ये जीरो हो जाता है। ठीक है, तो जीरो वाले तो मैंने केस आपको बता ही दिए हैं, खैर ठीक है, जीरो वाला केस तो मैंने बता दिया, लेकिन ये चीज़ें ना एंगल के ऊपर भी डिपेंड करती हैं कभी कभी, जो मैंने आपको बोला ना कि कोण के ऊपर भी लेकर आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखते हैं हमारा धनात्मक कार्य। ठीक है, धनात्मक कार्य यानी कि आपका जो कार्य होगा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, आपको ध्यान देना है, जब जैसे मान लो हम इस तरफ बल लगा रहे हैं और इसी तरफ वस्तु का विस्थापन भी हो रहा है, दोनों के बीच का एंगल, कोण कितना हो गया, दोनों के बीच का 0 डिग्री हो गया, 0 डिग्री हो गया, यानी कि 0 डिग्री इसके बीच का एंगल हो गया। तो जब दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री होगा उस समय पर हम बोलेंगे कि W कैसा है, यानी कि जो कार्य है हमारा कैसा है, पॉजिटिव है। समझ में आया आपको। ठीक है, कंडीशन यही है कि यार देखो, कार्य होने के लिए कंडीशन, मेन कंडीशन तो यही है, जिस तरफ आप धक्का दो उसी तरफ विस्थापन होना चाहिए, तभी हम कार्य को पॉजिटिव बोलते हैं, नहीं तो नेगेटिव वर्क हो जाता है। और ये जो कार्य है ना, ये बल के ऊपर डिपेंड करता है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं मैं, ध्यान रखना, बल के हिसाब से कार्य देखा जाता है, बल के हिसाब से। चलो एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे हमने धनात्मक कार्य देख लिया। ठीक है, तो हम क्या कर, चलो एक इंजन, ट्रेन का एग्जांपल लेते हैं। तो जैसे मान लेते हैं, अब जो इंजन है भाई वो डब्बों के ऊपर बल लगाता है, ठीक है, तभी तो डब्बे खींचते हैं उसके। ठीक है, तो अब जो इंजन के बल के हिसाब से अगर हम कार्य देखेंगे तो इंजन का बल जो है इस दिशा में है, विस्थापन भी इसी दिशा में। ठीक है, तो बल इस दिशा में, विस्थापन भी इस दिशा में, तो कार्य कैसा हुआ, पॉजिटिव हुआ। ये बात समझ में आई है, पहली बात तो आपको समझ में आ गई होगी, जिस तरफ इंजन ने खींचा उसी तरफ डिब्बे चल दिए, ये कार्य कैसा हुआ, जिस तरफ बल उस तरफ विस्थापन, तो कार्य धनात्मक यानी कि पॉजिटिव हुआ। यहां तक समझ में आया है। अब देखो, अगर मान लो मैं यही चीज आपसे ये पूछूं कि आप मुझे ये बताओ कि अब देखो इंजन चल रहा है या ट्रेन चल रही है, तो ट्रेन के ऊपर, किसी भी चलने वाली चीज़ के ऊपर घर्षण बल लगता है, ये तो हमें पता है। कोई भी चीज़ जब सतह पर चलेगी, सरफेस पर चलेगी, तो उस पर घर्षण बल लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो अब देखो यार, अगर हम ट्रेन के, मतलब ये जो कार्य है, अगर हम इसे घर्षण बल के हिसाब से देखें, घर्षण बल के हिसाब से देखें, तो देखो जो ट्रेन होगी वो इस तरफ चलेगी। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ। घर्षण बल के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ट्रेन इस तरफ चलेगी। ठीक है, लेकिन जो बल लगेगा यार वो तो इधर लगेगा। ठीक है, वो तो बल तो इधर लग रहा है, लेकिन जो ट्रेन है वो उस तरफ जा रही है। अब देखो, बल इधर लग रहा है, विस्थापन इधर हो रहा है, दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई, अपोजिट हो गई। ठीक है, ऐसे केस में जब दो चीजें आपस में मतलब अपोजिट होती हैं तो उनके बीच का जो एंगल होता है, आपने पढ़ा ही होगा यार, 9th क्लास का 6th चैप्टर में मैथ्स में पढ़ा होगा, ये एंगल कितना हो जाता है,
180 डिग्री हो जाता है, ठीक है 180 डिग्री हो जाता है। तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। समझ में आया है आपको यहाँ तक? मैंने क्या बोला आपको, कार्य हमेशा बल के हिसाब से होता है। अगर हम इंजन के बल के हिसाब से देखें तो भाई सीधी सी बात है, जिस तरफ बल लग रहा है उसी तरफ ट्रेन भी जा रही है। लेकिन अगर हम घर्षण बल के हिसाब से देखें तो घर्षण बल इधर लग रहा है लेकिन ट्रेन तो इधर जा रही है, ठीक है। तो ट्रेन और ये दोनों तो विपरीत दिशाएं हो गई। जब भी चीजें विपरीत दिशाओं में होती हैं उस समय पर जो आपका कार्य आता है वो आता है ऋणात्मक, ठीक है, ऋणात्मक कार्य। समझ में आया है आपको? जब एंगल की वैल्यू, ठीक है, जब एंगल की वैल्यू कितनी हो जाए, हमारा जो कोण है, ठीक है, कोण किस किस के बीच में देखना है आपको, बल और विस्थापन के बीच में, बल और विस्थापन के बीच में, ठीक है। बल और विस्थापन के बीच का जो कोण होता है उसे हम बोलेंगे, मतलब उसके हिसाब से हम कार्य देखेंगे, ठीक है। तो कोण यहाँ पर कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया और कार्य कैसा हो गया, ऋणात्मक हो गया। तो ये चीज आपको बड़े अच्छे से याद रखनी है कि यार मान लो कोण 180 डिग्री तो कार्य ऋणात्मक हो जाता है। 180 मतलब कैसे हुआ, मान लो ट्रेन जो थी इधर जा रही थी लेकिन घर्षण बल तो इधर लग रहा है, ठीक है। अगर आप भी चल रहे हो, मान लो आप इस तरफ चल रहे हो, इस तरफ चल रहे हो, घर्षण बल आपके अपोजिट लगेगा तो आपका विस्थापन अपोजिट, यानी कि दोनों की डायरेक्शन कैसी, विपरीत दिशा है। तो विपरीत दिशाओं में कार्य कैसा हो जाता है, बिल्कुल नेगेटिव हो जाता है। बात समझ में आई आपको? ठीक है, चलो तो आगे करते हैं। जब हमारा जो कार्य है ये शून्य हो जाता है। देखो कार्य शून्य कब होता है, ध्यान से सुनना है ये बात, ये भी इंपॉर्टेंट है। इस पे भी एक दो क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं, ठीक है। देखो हम कब कहते हैं कि कार्य शून्य होता है, दो कंडीशन तो हमने पढ़ ली यार। जब शून्य कार्य होता है तो हमने एक कंडीशन, मतलब दो कंडीशन तो पढ़ ली कि या तो बल जीरो हो, ठीक है, या तो बल शून्य हो जाए यानी कि बल ही ना लगे, या फिर उसकी विस्थापन, बल लगने के बावजूद उसमें कोई भी विस्थापन ना हो। ये तो तरीका हो सकता है, ठीक है। अब जो शून्य कार्य होगा, ठीक है, जो हमारा थर्ड केस आता है वो है कार्य जो है यानी कि W की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। ये कब होगा, देखो ये तब होता है जब वस्तु का विस्थापन इस तरफ हो और जो बल लग रहा हो वो नीचे की तरफ लग रहा हो, यानी कि दोनों के बीच का जो एंगल हो, यहाँ पर आपने देखा दोनों के बीच का एंगल कितना हो रहा है, 90 डिग्री हो रहा है ना, ठीक है। तो दोनों के बीच का जो कोण है जब 90 डिग्री हो जाएगा, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर लंब बन गए, ठीक है, क्या बन गए, बिल्कुल परपेंडिकुलर हो गए एक दूसरे के ऊपर। तो अगर हम देखें तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री, ठीक है। परपेंडिकुलर के हिसाब से अगर 90 मतलब एंगल 90 डिग्री हो गया तो ऐसे केस में जो कार्य होगा वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है। जब एंगल 90 डिग्री होगा, ठीक है, जब एंगल 90 डिग्री होगा यानी कि दोनों के बीच में जब विस्थापन इस तरीके से आ जाए, ठीक है, ये वो क्रिकेट वाला रिव्यू नहीं है ये, ठीक है, ठीक है। तो देखो, तो विस्थापन और बल इस चीज में आ जाए, जब मान लो विस्थापन इधर हो रहा है और बल नीचे की तरफ लग रहा है। एग्जांपल दूं तो एग्जांपल के लिए आप एरोप्लेन का मोशन देख सकते हो। एरोप्लेन जो है, एरोप्लेन ऐसे गति करता है लेकिन जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो तो नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की तरफ लग रहा है, वो गति ऐसे कर रहा है लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की तरफ लग रहा है। तो इसे हम बोल सकते हैं कार्य यहाँ पर क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को, ठीक है। वैसे तो यार देखो, अगर आप इसे 11th के हिसाब से देखो ना तो 11th में सेम चीज़ है, एज इट इज़ है, लेकिन वहाँ पर जो फॉर्मूला होता है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। फॉर्मूला डिफरेंट कैसे होता है, वहाँ पर एक ट्रिग्नोमेट्री, जैसे हम त्रिकोणमिति कहते हैं, मैथ्स में आप पढ़ोगे नेक्स्ट ईयर 10th क्लास में पढ़ोगे, वो आ जाती है। एक्चुअल में जो फॉर्मूला होता है ना इसका, कार्य का जो फॉर्मूला होता है वो होता है F.S कॉस थीटा, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पर ये जो कॉस है ये डिसाइड करता है कि ये चीज़ें कब जीरो होंगी। चलो मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। मान लो ये जो थीटा है, थीटा का मतलब, इसे थीटा बोलते हैं, थीटा का मतलब होता है आपका कोण, कितने डिग्री का कोण है, मतलब थीटा से हम कोण को दर्शाते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर अगर मान लो जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, ठीक है, तो कॉस 0 डिग्री हम इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कॉस 0 डिग्री, ठीक है, इसे क्या लिखेंगे हम, कॉस 0 डिग्री। अगर ये कॉस 0 डिग्री जो होगा ये हमेशा हमें 0 डिग्री वैल्यू देता है, 0 वैल्यू देता है, ठीक है, समझ गए। यानी कि कॉस 0 हमेशा क्या होता है, 0 होता है। अगर हम कॉस 180 देखें, कॉस 180 यानी कि हमने थीटा की जगह पर क्या रख दिया, 180 रख दिया, इसकी वैल्यू आती है हमेशा -1, तभी यहाँ पर जो कार्य आता है वो ऋणात्मक आता है, ठीक है। हमने पढ़ा था ना अभी, कार्य क्या आ रहा था यहाँ पर, W इज टू नेगेटिव, यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, W इज टू -F मल्टीप्लाइड बाय S। ये इसी के हिसाब से ही होता है, ये आपके सिलेबस में है नहीं लेकिन मैंने आपको बता दिया है। अगर आप यहाँ 90 पुट कर दोगे, देखो मैं आपको बता देता हूँ, cos 90 जो होता है ना, cos 0 तो 1 होता है, मैंने उल्टा बता दिया, माफ कीजिएगा, cos 0 1 होता है, ठीक है, और cos 90 जो है ये 0 होता है। समझ में आ गया आपको, cos 0 1 होता है, यहाँ पर 0 डिग्री है, ठीक है, और यहाँ cos 90 0 होता है। पुट करके देख लो चाहो तो। देखो हमने इसमें पुट करा, 180 थीटा बन रहा था, यहाँ पर एंगल जो था 180 यानी कि कोण 180 था, तो माइनस में आ गया। धनात्मक में हमने क्या देखा था कि कोण जो था वो इस तरीके से 0 डिग्री का बन रहा था, 0 डिग्री। कॉस 0 क्या होता है, 1 होता है। अगर यहाँ पर पुट करोगे तो ये गायब हो जाएगा, सिर्फ ये बचेगा। तो बस यही चीज़ है। वैसे आपके सिलेबस में नहीं है, आज को नोट मत कर लेना यार, ये तुम्हारे सिलेबस का नहीं है। वैसे
नॉलेज के लिए करना है तो कर सकते हो, कोई नई बात नहीं है, ठीक है। चलो, तो इसके हिसाब से होता है। और कार्य जो है, ठीक है, अब देखो कार्य के किस तरीके की राशि है, मैं ये भी आपको बता देता हूँ। कार्य ना एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? इसके पास कोई भी दिशा नहीं होती है, ठीक है। ये एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? ये एक अदिश राशि है। इसके पास कोई भी दिशा नहीं होती है। आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। मैं देख लूँ कुछ बचा तो नहीं, मेरे हिसाब से इसमें कुछ बचा तो नहीं है, ठीक है। माइनस में भी हो गया, इसके वो भी सब कुछ करा दिया मैंने, ओके। यहाँ तक तो सब कुछ हो गया है। अब एक न्यूमेरिकल करेंगे, उसके ऊपर एक दो न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। एक अच्छे क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, ठीक है। चलो देखो, पहला क्वेश्चन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये है कि किसी वस्तु पर कितना कार्य होगा, ठीक है। लिखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 1। क्वेश्चन करा देता हूँ मैं आपको। किसी वस्तु पर 10 न्यूटन का बल लगाने पर यह है कितने मीटर बोले? 20 मीटर। 20 मीटर विस्थापित होती है, ठीक है। इस पर कार्य क्या करें? ज्ञात करें, ठीक है। तो ये हमारा एक क्वेश्चन है हमारे सामने, ठीक है। क्या बोल रखा है हमें? किसी वस्तु के ऊपर कितना बल लग रहा है? 10 न्यूटन का बल लग रहा है, ठीक है। और वो 20 मीटर विस्थापित हो रही है। इस पर होने वाला कार्य बताना है। बहुत सिंपल है यार क्वेश्चन, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है। देखो W क्या होता है हमारा? कार्य का फॉर्मूला क्या होता है? F मल्टीप्लाइड बाय S, ठीक है। F मल्टीप्लाइड बाय S होता है, ये तो हमने पढ़ा है। तो बल कितना दे रखा है हमें? 10 न्यूटन का दे रखा है, तो 10 न्यूटन हो गया ये, ठीक है। मल्टीप्लाई में S कितना दे रखा है? 20 मीटर, तो 20 मीटर हो गया। यहाँ पर पुट कर लो, कितना आ गया आंसर? 200। या तो जूल लिखो या फिर न्यूटन मीटर लिखो, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। कार्य आपको इस तरीके से निकालना है। मान लो हमें ये जो विस्थापन है किलोमीटर में दे रखा होता, फिर क्या करते आप? तो किलोमीटर से पहले इसको मीटर में चेंज करते, उसके बाद आंसर निकालते, ठीक है। समझ गए होंगे आप अब तो इतना तो, ठीक है। अब देखो एक और एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको। जैसे मान लो हमसे कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे करके पूछ लिया जाता है, एक इंसान है, उसने बाल्टी उठाकर अपने सर पर रख ली, ठीक है। उसने बाल्टी उठाई और अपने सर पर रख ली, ठीक है। तो ये बताओ उसने कितना कार्य किया, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखो दो हिसाब से अब देखेंगे हम इसको। अब कैसे देखेंगे? जैसे मान लेते हैं जो बाल्टी थी वो यहाँ पर थी, पहले इस तरीके से मान लेते हैं, और उसने जो बाल्टी उठाई है वो ऊपर की तरफ उठाई है। ये बात समझ में आई है आपको? तो यहाँ पर दो तरीके के बल कार्यरत होंगे भाई बाल्टी के ऊपर। कैसे? देखो एक तो आपके हाथ का बल लग रहा होगा, दूसरी चीज ये जो बाल्टी होगी ये नीचे की तरफ भी तो जा रही होगी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो अगर हम अपने हाथ के बल के हिसाब से देखें, ठीक है, अगर हम अपनी मांसपेशियों वाले बल के हिसाब से देखें तो कार्य बिल्कुल धनात्मक है। जिस तरफ आप बल लगा रहे हो उसी तरफ विस्थापन हो रहा है। बात समझ में आई आपको? जिस तरफ बल लगा रहे हो उसी तरफ विस्थापन हो रहा है। अगर हम अपनी मांसपेशियों वाले बल के हिसाब से देखें, यानी कि अपने हाथ के बल के हिसाब से देखें, तो उससे क्या मिल रहा है? हमें कार्य धनात्मक मिल रहा है। लेकिन अगर हम इस फोर्स यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल के हिसाब से देखेंगे तो कार्य कैसा हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। बल नीचे, विस्थापन ऊपर, बल नीचे, विस्थापन ऊपर। समझ में आया आपको? इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं 1 नंबर में, ठीक है। 1 नंबर में या 2 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। चलो, तो इतना तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब जो अगली वीडियो होगी वो ऊर्जा को लेकर होगी पूरी। मैं उसमें मतलब ऊर्जा को लेकर जितनी भी बातें हैं वो एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। चलिए, तब तक पढ़ाई करते रहिए।